नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत डोभाल को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उस मामले में उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लेकिन अब कांग्रेस के जो नेता है जयराम रमेश, जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला था उस सब पर उन्होंने माफी मांग ली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने उनका माफीनामा भी कबूल कर लिया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। आप सभी को पता है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान अजीत डोभाल से डरते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा सुलझाया, वहां पर आतंकवाद जो अपना पैर पसार चुका था उसको किस तरीके से खत्म किया। लेकिन ये जो समस्या है ये सिर्फ बाहर की ही नहीं है, पाकिस्तान और चाइना की नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और किस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। उनका मकसद जो है सिर्फ सत्ता पाना है, उससे ज़्यादा मकसद उनका कुछ और नहीं है। कई और समझौते हुए हैं कांग्रेस के नेताओं के और कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं अब तक। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हर मामले में भारत को जीत दिलाते आए हैं, जिस तरीके से बड़ी बड़ी समस्याओं का उन्होंने निवारण किया है, उनको बदनाम करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े आरोप लगाए थे। उनके वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल के बारे में काफी कुछ उन्होंने कहा था और एक कारवां मैगजीन नाम के एक मैगजीन ने इसे छापा था, जिसके बाद उन्होंने 2019 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब उस मामले में केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को तो राहत मिल गई है, लेकिन मैगजीन के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा, ये विवेक डोभाल ने बताया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि माफी के बाद दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि मामले से जुड़ी कार्रवाई अब बंद कर दी है, यानी कि उनके लिए राहत है, उन्होंने माफी मांग लिया है और अभी कारवां मैगजीन के खिलाफ ये केस चलता रहेगा। राउज एवेन्यू के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जज सचिन गुप्ता के समक्ष पेशी के दौरान रमेश ने यह कहा था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल पर कई आरोप भी लगाए थे और एक तरीके से चुनावी माहौल का फायदा उठाने की उनके तरफ से कोशिश की जा रही थी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं, जिस तरीके से हर मसले में एक बड़ी दवा है, और इसी वजह से कांग्रेस ये चाहती थी किसी न किसी तरीके से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए। और इस मामले में जो कुछ भी उनके तरफ से कहा गया था, कांग्रेस के नेता की तरफ से, उन्होंने ये कोर्ट में कहा है कि मैंने विवेक के खिलाफ बयानबाजी की थी और चुनाव के गरमाए माहौल के दौरान कई बयान दिए थे, मुझे उन्हें पहले वेरीफाई करना चाहिए था। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि ये सही था या नहीं था, पहले मुझे इस पर स्पष्टीकरण चाहिए था और ये पता कर लेना चाहिए था कि ये जो आरोप मैं लगा रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सत्य है या सिर्फ झूठ है। लेकिन जब उनको इस मामले में पता चला कि ये झूठ था, और आपने देखा कि कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं किस तरीके से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं और राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाती है कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वही लोग बना रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग, जो ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ और माफ़ी मांगने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि राफेल मामले में भी राहुल गांधी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चुपचाप से माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं की पुरानी आदत रही है और इसीलिए एक बार फिर से उनके वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने माफ़ी मांग ली है। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि मैं इसलिए अपने बयानों के लिए विवेक और उनके परिवार से माफ़ी मांगता हूं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी उन्होंने जिक्र किया, इसमें परिवार का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार से मैं माफ़ी मांगता हूं। मेरी इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से ये भी गुजारिश है कि वो अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हटा दें जिसमें मेरे बयान का जिक्र है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस लगातार झूठ बोलती आई है। आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला, तमाम जो इनके नेता आए दिन ऐसी झूठी खबरें मीडिया में सर्कुलेट करते रहते हैं। आए दिन ऐसे बयान उनकी तरफ से आते हैं, आए दिन ऐसे तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं, आए दिन इस तरीके से ट्वीट किए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे जिसने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, और अगर उनके खिलाफ कोई इस तरीके से बयानबाजी करता है, उनकी वो प्रतिष्ठा जो सालों से उन्होंने कमाई है, राष्ट्रभक्ति जिस तरीके से उनके अंदर कूट कूट की भरी हुई है, जिस तरीके से वो राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, अगर कोई भी इस तरीके के बयानबाजी करता है, इस तरीके से उनके परिवार पर एलिगेशन लगाता है बिना किसी सबूत के, तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। अब राहुल गांधी और तमाम ये लोग सोच रहे थे कि जैसे हम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम लोगों के बारे में झूठ बयान देते आए हैं, इसी तरीके से इस मामले में भी हम लोगों को बरगला लेंगे, भ्रमित कर लेंगे, लेकिन इस पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था।
शनिवार को दिल्ली में इस बाबत विवेक ने एक समाचार एजेंसी को ये बताया है कि रमेश साहब ने माफ़ी मांगी थी और हमने उसे स्वीकार कर ली है, पर आपराधिक मानहानि का मामला कारवां मैगजीन के खिलाफ चलता रहेगा। दरअसल ये जो पूरा मामला ये है कि कारवां मैगजीन ने द डी कंपनीज नाम का एक आर्टिकल छापा था, जिसके आधार पर रमेश ने पीसी में डोभाल पर आरोप मढ़े थे। लेख में यह आरोप था कि एनएसए के पुत्र कथित तौर पर ऐसी कंपनियों के नेटवर्क को संचालित करते थे जिसे प्रमोटर्स की पृष्ठभूमि संदिग्ध रही है, यानी कि जिसमें वो प्रमोटर्स थे वो बाहर विदेशी कंपनियों से उनको फंड हो रहा था। कई तरह की चीज़ें उसमें लिखी गई थी और आप सभी को पता है कि द डी कंपनीज अगर नाम का कोई आर्टिकल छपता है तो उसमें किससे क्या रिलेशन रहेंगे। और एक बार फिर से अजीत डोभाल को बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। और यही नहीं, उसमें यह भी दावा किया गया था कि विवेक डोभाल केमैन द्वीप में एक हेज फंड चलाते हैं। ये फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नोटबंदी के ऐलान के कुछ रोज बाद रजिस्टर किया गया था। ये सारे दावे किए गए थे, जबकि ये सत्य नहीं थे और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पुत्र विवेक डोभाल ने इस तरीके से मानहानि का केस दायर किया था। विवेक ने उसके बाद रमेश के अलावा कारवां और उसके पत्रकार कौशल श्राफ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने डोभाल की शिकायत पर जनवरी 2019 में संज्ञान लिया था, जबकि जयराम रमेश को मामले में मई 2019 में बेल भी मिल गई थी। लेकिन कई सवाल इस पर खड़े हो रहे थे कि आखिर विवेक डोभाल के बारे में इस तरीके की चीज़ें क्यों लिखी गई, आखिर कांग्रेस के नेता इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे थे। अब इस सब को लेकर ये चीज़ें सामने आई कि आपने देखा कि अगर कोई दुश्मन के खिलाफ खड़ा होता है तो जो देश होता है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो दुश्मन से लड़ रहा है। और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, हमने देखा कि घाटी में आतंकवाद और ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं। सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कूटनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बातचीत की और मामला बना। अभी आपने देखा कि नेपाल से किस तरीके की स्थिति भारत की बनी हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की जो कूटनीति है वो कामयाब हो गई है और वो रिश्ते भी किस तरीके से सुधर गए। अब कांग्रेस को एक तरफ तो इससे खतरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वो इस तरीके से सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। और यही दिक्कत कांग्रेस को थी। अब दुश्मनों को जो दिक्कत ये थी कि लगातार वो सिरदर्द बन चुके हैं, लगातार उनके कोई भी मंसूबे होते हैं पहले ही नाकाम कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े आतंकी हमले कांग्रेस के राज में हुआ करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हाथों में कमान दी गई और उसके साथ ही हमने देखा कि कई एजेंसियां उनके साथ काम कर रही हैं और सारे इनपुट जो हैं उनको लगातार मिलते रहते हैं। तो कोई भी बड़ा हमला या कोई भी कुछ भी होता है तो पहले ही उनको इस बारे में जानकारी आ जाती है और उसको नाकाम कर दिया जाता है। तो जो दुश्मन के मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। तो अब ये सारे एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में इस तरीके की चीज़ें लिखने लगे, बताने लगे, ताकि लोगों में गलत मैसेज जाए। यही काम कांग्रेस भी करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने तमाम झूठ ऐसे बोले, चाहे वो राफेल से जुड़ी डील हो या तमाम ऐसे इनकी तरफ से इस तरीके से चीज़ें उठाई गई। एक साथ कितने सारे आरोप लगा दिए गए, लेकिन सत्यता कुछ भी नहीं थी, सब कुछ में झूठ था। और उसके बाद जाकर ये माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने ये सारा कुछ झूठ बोला है। जब सच्चाई नहीं होती है तो माफ़ी मांगना ही पड़ता है और बाद में जाकर माफ़ी मांग ली जाती है। लेकिन एक तरीके से लोगों को बदनाम करने के लिए ये सारे बयान मीडिया में दे दिए जाते हैं, ताकि वो इधर से उधर चलते रहें। और कुछ और भी लोग हैं जो जब किसी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता या फिर डिबेट कर रहे होते हैं तो इस तरीके के जो झूठे एलिगेशन हैं वो उठाकर मर दिए जाते हैं। और यही जयराम रमेश से भी हुआ। जब चुनावी माहौल में मुद्दा गरमाया हुआ था, उनको ये आर्टिकल मिला और उनको ये नहीं पता था कि ये झूठ डाला गया या जानबूझकर कांग्रेस की तरफ से उनको ये आदेश दिए गए किस तरीके से आर्टिकल लिखा जा रहा है और उसके बाद आप जाकर इसको मीडिया में रखेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें इधर से उधर जाएंगी। और ये एक तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी आपने देखा कि ये तो यहाँ पर हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको बाकायदा पर्चा दिया जा रहा है, उनको बाकायदा बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? झूठ पढ़ाया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि गन्ना किसानों के लिए जो सरकार ने घोषणाएं की हैं वो किसानों के लिए नहीं बल्कि मिल के लिए की गई हैं। तो इस तरीके से झूठ बताया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है और ये कांग्रेस की तरफ से ही किया गया है। इसके साथ ही एक और भी पर्चे वितरित किए जा रहे हैं किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते कहाँ से हैं, किस तरीके से उन्होंने गुजरात में दंगे करवाए। इसके साथ ही कई ऐसी चीज़ें उनके बारे में लिखी गई हैं जो सरासर गलत हैं और उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें क्यों लिखी जा रही हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से ही की जा रही हैं और ये आज से नहीं बल्कि 2014 से ही इन सब चीज़ों को हवा दिया जा रहा है ताकि कांग्रेस को फिर से सत्ता मिल सके। लेकिन अब पूरी तरीके से कांग्रेस धराशायी हो गई है। कितना भी झूठ बोल रहे, कितना भी वो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर जनता को सुनाए, लेकिन सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है और एक बार फिर से सच्चाई सामने आई है। और जो यह आर्टिकल लिखा गया था जिसमें यह बताया गया था कि केमैन आइलैंड से वो हेज फंड चलाते हैं, इसके साथ ही कई ऐसी कंपनियां भी उनके नाम पर रजिस्टर हैं जो विदेशी फंड होते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें कही गई थी। जबकि विदेशी फंड किसके खाते में आ रहे थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में, कांग्रेस के वो अकाउंट में पैसे आ रहे थे और उसका भी खुलासा हो गया। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। लेकिन जो राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, जो उनके सत्ता के लिए सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से उनकी सत्ता उनसे दूर जा रही है, उसके खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र वो रचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरीके से जीत है कि सच्चाई सामने आई और अभी भी जो मैगजीन थी कारवा मैगजीन, उसके खिलाफ केस चलता रहेगा क्योंकि कोई भी पत्रकार अगर इस तरीके से झूठ फैलाता है, इस तरीके की खबरें देता है बिना किसी सच्चाई के, तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो इस पूरे मामले में आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।